विपिन और मंजू आपस में ये बात 10 बार बोल चुके थे कि ये कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, ये क्या है, तुम ठीक हो, एक दूसरे से बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जब घर में इतनी बड़ी खुशी। मिलवाता हूँ इन दोनों से। विपिन और मंजू की शादी हुई है और अब डोली अपने घर जा रही है। ऐसे में विपिन और मंजू एक दूसरे को शुरुआत में ही 2-3 बार पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, जबकि विवाह स्थल से ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं थी, या शायद ये लोग गलत थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी विपिन और मंजू जी ने भेजी है और कहते हैं कि हमारी वजह से ये परेशानी बढ़ी थी। हमारी गलती की वजह से बहुत अप्रिय घटनाएं होने लग गई थी। हमारे मन में डर बढ़ने लग गया था। हम दोनों अगर एक साथ किसी को दिखते हैं तो उसके लिए एक अपशगुन और बैड टाइम वाली बात हो जाती है। ऐसा होता है क्या? इन दोनों में से कौन ऐसा शख्स है जो किसी तीसरे को पसंद नहीं है? ये जो भी इनके साथ चीज़ें हो रही हैं, क्या विपिन के पास पहले से कुछ रखा हुआ था कमरे में, या विपिन पर कोई उसका घर वाला ही टूना टोटका कर रहा था, या मंजू जो आई हैं ये कोई विद्या जानती है? बहुत सारे सवाल एकदम से मन में आ गए होंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी को विस्तार से सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी विपिन और मंजू जी ने भेजी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। विपिन और मंजू जी की शादी तय होती है। शादी में तकरीबन 11-12 महीने, साल भर मानकर चलो, इतना वक्त देना पड़ेगा, उसके बाद ही एक शुभ मुहूर्त था। लेकिन विपिन की जो दादी मैया हैं, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। तो उनका एक सपना था कि मैं बस विपिन को बहुत प्यार करती थी कि मैं इसकी शादी देखना चाहती हूँ। पंडित जी ने बताया था कि आपको 11-12 महीने रुकना है, और विपिन और मंजू को रुकना था। लेकिन विपिन की जो घर में एक प्रॉब्लम हो गई है, उन्होंने कहा कि शादी अगले महीने करो। अब मंजू के घर वालों को भी जैसे तैसे करके राजी किया गया। पंडित जी को बुलाया गया और कहा कि ऐसे जो अम्मा की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा मैं शादी देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप बिल्कुल जैसा अम्मा चाहती हैं करिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पहले वो कर लेना। जो कोई भी बला या मैं कोई एक ऐसी चीज़ देख रहा हूँ, ना जाने ये क्या है, इसको रोकना पड़ेगा। ये बुरे समय की शुरुआत ना हो जाए। मंजू बिटिया के लिए भी ऐसा ना हो कि दिन भारी होने शुरू हो जाए। दिन भारी समझते हो ना, कोई जगह भारी होती है। आपके घर में अगर नेगेटिविटी है किसी कोने में, तो वहाँ पर जाकर आपका शरीर थका थका महसूस होने लगेगा। आप अगर उधर जाकर बैठते हो तो पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। आप अगर उधर जाकर बैठते हो तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपको उस जगह पर, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वो एंटिटी है, वहाँ पर आप होते हो तो घर वालों से ही बात करने का मन नहीं करेगा। ज़्यादा समय अकेले बिताना शुरू कर दोगे। घर के बाहर आपको ठीक लगेगा, घर के अंदर आते के साथ ही बेचैनी और परेशानी हो जाएगी। घर में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कम आएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उनमें क्या डिस्कस करूँ अभी। विपिन की शादी को अब सभी लोग भाई अच्छे से फटाफट से 15 दिन के अंदर करना चाह रहे हैं। कार्ड्स वगैरह जितने मैनेज हो पाए करे गए। मंजू की फैमिली भी जल्दबाजी में सारे काम कर रही है। लेकिन एक देखिए दिक्कत हो गई, कोई भी अच्छा बैंकट नहीं मिल रहा। ये दोनों अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है इनका फैमिली बैकग्राउंड। अब ऐसे में देखिए, उनके घर की बिटिया पहली शादी थी, मंजू उनकी सबसे बड़ी बिटिया है, और विपिन अपने घर में ये दूसरे नंबर के बेटे हैं। और ये जॉइंट फैमिली है, चाचा ताऊ सब लोग साथ ही रहते हैं। बस मैं विपिन पे फोकस करूँगा, बहुत बड़ा परिवार है, सबके बारे में बताऊँगा तो मैं खुद भूल जाऊँगा कि नाम क्या था। होता क्या है कि विवाह स्थल नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर के पास एक मैदान है बड़ा, और वहाँ पर देख लेते हैं, अगर ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे से टेंट वगैरह लगवा देंगे। इन्होंने ऐसा करवा लिया। विपिन ने कहा कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी पढ़ी लिखी और सुलझी फैमिली है, तो यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह नहीं चल रहे थे। अब होता क्या है कि शादी का दिन आ गया, शादी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई। शादी में कुछ अड़चनें आ रही थी बार बार। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया। पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई थी इन्हें अपने साथ रखने को,
विपिन जो दूल्हे साहब हैं उन्हें अपने साथ रखने को बोला था कि पूरी शादी के समय आपके दोनों पॉकेट्स में ये चीज़ रहनी चाहिए। एक पूजा बताई थी छोटी सी, बहुत छोटी सी, जो घर से आपको करके जानी है, जिससे विपिन और मंजू पे जो मैं समस्या देख रहा हूँ वो नहीं आएगी। घर का काम करते करते सब लोग के दिमाग से निकल गया, बाबा भाई शादी के घर में 100 काम होते हैं और जो दूल्हे साहब हैं उनको तो वो कुछ याद ही नहीं रहेगा। आज जीवन में एक ऐसा नया दोस्त आ रहा है कि जिससे दिल की सारी बातें कर सकते हैं। शादी है भाई तो दूल्हा थोड़ी ना याद रखेगा। खैर किसी ने कुछ भी याद नहीं रखा। पंडित जी ने इन लोगों को चलने से पहले याद भी दिलाया था। 6 बजे करीब शाम को विपिन बताते हैं कि मुझे पंडित जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था जो बताया किया ना। जी पंडित जी, बस इतना बोल के हमने फ़ोन रख दिया। हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जो इंसान हमारे लिए कम से कम 3 घंटे की पूजा करता है और हमें कोई चीज़ बना कर देता है और हम उसे अपने साथ रखना भूल जाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? अब यहाँ सभी लोग गाड़ियों में बैठते हैं और निकल चलते हैं जी। मंजू जी के जहाँ विवाह स्थल डिसाइड हुआ था वहाँ पहुँचते हैं। देखा बहुत बढ़िया तरीके से मतलब टेंट वगैरह लगा है, व्यवस्था बहुत बेहतरीन। पैसे वाले लोग हैं, चाहते तो पता नहीं कितने बड़े होटल में कर लेते, लेकिन कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, कहीं भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या करें? जो इनकी अम्मा जी हैं, जिनका मतलब ऐसा समय चल रहा था कि मैं शायद इसकी शादी साल भर रुक के तो नहीं देख पाऊंगी, वो भी साथ आई थी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मंजू को एक बहुत पुराना पता नहीं कब का बना हुआ हार देती हैं, गले का, बहुत भारी और काफ़ी बड़ा। मंजू खूब मना करती है, नहीं दादी ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब। उन्होंने कहा अरे मेरी इच्छा की वजह से 6 महीने में तुम्हारा ब्याह करा रही हूँ। मैं कल को अगर ना रही तो जे किसको दूंगी? जे तेल लिए है मंजू, मेरी लाडली बिटिया, जे रख ले। और वो काफ़ी भारी और गज़ब का हार था। उसने विपिन ने भी बोला कि दादी के मन का है, रिक्वेस्ट कर रही हैं, रख लो। अब मंजू ने भी मतलब वहाँ स्टेज पे बैठी थी और अपने मम्मी पापा को भी दिखाया, अपनी सहेलियों को दिखाया, सबको दिखा रही थी। और मतलब एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि हम जिस घर जा रहे हैं सभी लाड़ प्यार कर रहे हैं। और ये विपिन और मंजू ना पति पत्नी कम दोस्त ज़्यादा लग रहे हैं स्टेज पे, उस तरह से बातचीत कर रहे हैं। बातों बातों में विपिन ने कहा मंजू से कि अरे वो जो गले में मतलब अम्मा ने सेट पहनाया है वो तो पहने रहे, अच्छा लग रहा था। मंजू ने कहा कि मैंने उतारा कहाँ है, और जैसे इसने हाथ लगाया इसके गले पे सेट नहीं। अब भाई साहब ये दोनों तरह से नुकसान है। जो गोल्ड होता है उसका खोना और उसका पाना दोनों गलत होता है। वो पैसे रिलेटेड बात तो अलग है, वो तो नुकसान है ही है, ठीक है, या उसमें फ़ायदा भी है, किसी का मिल जाए पड़ा हुआ है। मंजू टेंशन में आ गई। विपिन ने अपने मम्मी पापा को बुलाया, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, भाभी को, सबको बताया कि मंजू को जो सेट अभी दादी ने दिया है, दादी को नहीं पता चलना चाहिए, इसके गले से न जाने किधर चला गया। मंजू की मम्मा पापा आते हैं और वो कहते हैं कि तेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। अरे कहीं उठकर गई थी क्या? उसे वो जो पीछे से अच्छे से नोट करा जाता है तूने किया था, उसमें धागा था क्या, क्या कैसे निकल गया गले से? अब यहाँ कोई समझ ही नहीं आ रहा। विपिन ने वो जो वीडियो बना रहे थे भाई साहब उन्हें बुलाया, 1 मिनट इधर आइए, क्या हम इस वीडियो को अभी देख सकते हैं? देखिए आज की सुविधा में आप देख सकते थे, अभी तो आप फ़ोटो खींचो, कैमरामैन से कह दो कि ये वाली अच्छी नहीं आ रही, इसे दूसरी दिखा, है ना। लेकिन पहले के टाइम में अगर वीडियो बन रहा है तो शायद उस वाले कैमरे में वो सुविधा नहीं थी कि आप एकदम से देख लो। इसके लिए आपको रोक कर पहले कंप्यूटर पर लगाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। विपिन ने कहा एक काम करते हैं, शादी के बाद घर चल के जब ये वीडियो बनकर आएगा ना तो देखते हैं कि स्टेज पर कौन कौन आया था। भाई सबसे बात करनी पड़ेगी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अम्मा को नहीं पता, अम्मा देख रही हैं, सभी लोग चिंता में हैं। स्टेज की तरफ सभी को देखकर इशारा करती है, इधर आए सारे जन, इधर आओ। विपिन और मंजू को भी इशारा करके दादी ने बुलवाया, इधर आओ। ये सब लोग तो किसी बात को लेके चिंता में है, समझ आती है। तुम दोनों को क्या परेशानी है, काय बात की चिंता में हो दोनों? मंजू ने बिना डरे कि आगे क्या होगा साफ बोल दिया, दादी अम्मा वो जो आपने मुझे गोल्ड का सेट दिया था ना, वो न जाने मेरे गले से किधर चला गया और किधर खो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा। अम्मा ने कही कि एक बार तो हो गई है बेटा, ये बस ध्यान रखियो दोबारा से ना हो। अरे दोबारा वाली बात तो जब आएगी जब ये मिले। नहीं अम्मा आप सुनी नहीं हो, वो खो गया है और अब मिल नहीं रहा है।
अम्मा ने कहा मिल जाएगा, जैसा मुझे लगता है मिल जाएगा। और हाँ, दोनों थोड़ा ध्यान रखियो। और विपिन इधर आ बैठिया। हाँ माँ, वो पंडित जी ने कछु बताया था घर से चलने के, और वो तेरी जेब में जो बताई थी रखी। अरे ध्यान से उतर गया। अभी थोड़ी देर बाद जब तू मंडप पे बैठेगा है, माँ फेरे होंगे, और पंडित जी ने अगर उन दोनों में से कोई चीज मांग ली, फिर क्या करेगा? माँ मैं क्या करूँगा बताओ? झूठ मती बोलियो, साफ साफ बोलियो जो भी बात है। ठीक है। और ऐसा ही हो गया। मंडप पे जब बैठने की बारी आई, होता है ना, फेरे होते हैं, तो सब लोग बैठ गए। पंडित जी ने धीरे से विपिन से बोला कि बेटा, मैंने जो तेरे को 5 सुपारी दी है ना, मंजू का हाथ लगवाकर मुझे दे दे, मैं उसे हवन पे चढ़ाऊंगा। अब इसकी जेब में हो तो दे। ये भूल आए। पंडित जी ने दोबारा कहा, विपिन बेटा, जो बोल रहा हूँ ये ज़रूरी है करना। पंडित जी, वो जो 5 सुपारी थी ना, जब मैंने रुमाल निकाला वो गिर गई। कहाँ गिर गई थी यही नहीं समझ आ रहा मुझे। बस ऐसा ध्यान है कि फ़ोन निकाला था, या पता नहीं, शायद हाँ, रुमाल। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे ना, घर से जब चले थे, उन्होंने कहा घर से चले थे तब की बात है या पुलिया पार होने के बाद की बात है, बस इतना बता दो। अब भाई साहब वो चीज़ तो लेकर ही ना चले, तो झूठ बोल दिया। और झूठ भी इतना कमाल का बोला। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अगर कोई आगे परेशानी महसूस होती है तो दोनों जने बताना। और यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही थी अभी? पंडित जी, वो मंजू के गले का सेट ना जाने किधर खो गया, तुम्हारे घर का चढ़ा था ना? जी। तो बेटा तेरे साथ तो कोई ना कोई परेशानी मैं बता ही रहा हूँ, और समय ऐसा चल रहा है कि जो मंजू के साथ भी थोड़े ग्रह खराब है ना, वो भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, ये ब्लैक मैजिक के आसपास हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा ध्यान रखो अपना दोनों। अब यहाँ इनकी शादी भाई शुरू होती है, और क्या करें पंडित जी, जब ये विपिन ने ऐसी ऐसी बात बता दी, सारी चीज़ें ही ये छोड़ कर आए हैं। घर पर जो पूजा करनी थी वो माता पिता भूल गए, जो विपिन के लिए करना पड़ना था, और एक पेड़ के नीचे और एक मंदिर में कुछ चीज़ रखने को बोला था, भूल गए। शादी ब्याह का घर है, हो जाती है मिस्टेक। और यहाँ विपिन को जो अपने दोनों पॉकेट्स में चीज़ रखने के लिए बोली थी, जो कि एक विपिन के नाम की और एक मंजू के नाम की थी, वो विपिन भाई साहब भूल आए। घर में तैयार होने में, जैकेट कोट बदलने में शायद रह गया होगा। अब यहाँ जो चीज़ इनके साथ हो रही है वो थोड़ा सा इंस्टेंट हो रही है। ध्यान से सुनिएगा आप जो इनके साथ हो रहा था। ये जो मंजू जी है ना, इनको जो लहंगा पहना हुआ था उसके ऊपर एक चुनरी पहना रखी थी। और ये देखा ही होगा आपने, बहुत सारी माताएं बहनें, ये अपने घर के रीति रिवाज जो भी हैं उनके, तो इनके घर के किसी रिलेटिव ने, विपिन के किसी रिलेटिव ने मंजू को ये ओढ़नी दी थी। ओढ़नी कहिए, चुनरी कहिए, दुपट्टा कहिए, ठीक है, रेड कलर का जालीदार, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा बना हुआ, कि बेटा इसे सिर पर आशीर्वाद समझ के पहने रहो। अब यहाँ ये मंडप पे बैठे हुए हैं, फेरे होने से पहले की बात है ये। उन्होंने कुछ पूजा पाठ अपनी शुरू करी पंडित जी ने। मंजू उस वाले दुपट्टे को सेट कर रही थी कि किसी तरह से, मतलब एडजस्ट कर रही थी। वो उसके हाथ से ऐसे खिंचा है जैसे सामने कोई है और उसने दुपट्टा ऐसे खींचा है, और ये वो सामने जो हवन था ना, उस पर जाकर लगा। तुरंत से विपिन ने उसे हटाया। उतनी देर में एक कॉर्नर उसका जल चुका था, हाथ से बुझा दिया। जिसने ये गिफ्ट किया था उसने मंजू से पूछा, बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ है। पंडित जी ने विपिन की तरफ देखा, विपिन को थोड़ा इशारे से अपनी तरफ आने को बोला। विपिन एडजस्ट होते हुए थोड़ा आधा सा उठा बैठा, बोलता है कि पंडित जी कुछ समस्या लग रही है, बेटा थोड़ा ध्यान रखियो। इतना बोला, उन्होंने अपना पूजा पाठ शुरू करा। मंजू ने धीरे से विपिन से कहा कि मुझे ऐसा लगा, देख तू इस बात पे हंसियो मत, ऐसा लगा जैसे किसी ने ये दुपट्टा खींचा है, जबकि सब लोग लेफ्ट और राइट सामने जो बैठे हैं सब दूर दूर बैठे हैं, लेकिन लिटरली मुझे फील हुआ है किसी ने, जब मैं दुपट्टा एडजस्ट कर रही थी तो पकड़ के खींचा है, वरना मैं इतनी दूर ऐसे दुपट्टे को कैसे फेंक सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंडित जी ने फिर पूछा कि क्या बताया इसने? उसने यही चीज़ बताई है जो मंजू, मतलब कुछ छुपाया नहीं उसने, सीधा सीधा बताया कि ऐसा लगा किसी ने दुपट्टा खींचा है। अब पंडित जी ने अपनी पूजा रोक कर पहले यहाँ पर कोई चीज़ जो भी है उसे बांधने के लिए पूजा शुरू कर दी। लोगों को पता ही नहीं है,
करने के बाद इन्होंने विपिन और मंजू के सामने एक एक पान सुपारी होती है ना, उस तरह की कुछ रखी कि बेटा इसे देखते रहो, देखते देखते अपने दाहिने हाथ में दोनों उठा लो, ठीक है, और दोनों जब मैं बोलूँगा उसके बाद इसको एक्सचेंज कर देना, जो मंजू के हाथ में है वो विपिन को और जो विपिन के पास है वो मंजू को दे देना। चलो जी, ऐसा किया गया। तभी यहाँ पर कोई और भाई साहब विद्वान बीच में आ गए। पंडित जी ये कौन सी पूजा हो रही है, हमारे में तो ये नहीं होता है, ये मंजू की साइड से है क्या? तो मंजू के घर वाले बोल नहीं, हमारे तो देखिए इतना पता नहीं है, बिटिया की शादी और हमारे घर में खानदान में पहली शादी है तो हमें इस बारे में ज़्यादा पता है नहीं। अब होता होगा विपिन, अब विपिन की तरफ वाले बोल गए कि नहीं जी हमारे में भी ऐसा नहीं होता। पंडित जी ये किस चीज़ के लिए होता है? पंडित जी ने कहा कि देखिए पहली बात, टोक जो लगती है ना, चाहे ब्लैक मैजिक हो या उसका उतारा हो, अगर टोक लग रही है तो उसका प्रॉपर काम नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अगर कोई किसी पर क्रिया कर रहा है, उसका उतारा हो रहा है ना, तो उससे बार बार मत पूछो ये आपने किस लिए किया था, वो आप किस लिए कर रहे हो, अच्छा जो आपने नींबू मंगाए हैं इसका क्या कैसे होगा, वो आपने मिठाई मंगाई थी ये किस लिए थी। ये टोक लगाने से जो चीज़ आप पर सोल्यूशन, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर के हाथ पकड़ लो और पूछो कि ये आप किस लिए कर रहे हो, दिक्कत किसको होगी? मरीज को ना। मैंने एग्जाम्पल दिया, अब साइंस को इसके साथ मत जोड़िएगा क्योंकि साइंस मानती नहीं और ये चीज़ें आप भी जानते हो कितनी एग्जिस्ट करती हैं। ये जो भाई साहब है ना विपिन और मंजू, जिनकी मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, एक चीज़ मुझे शुरुआत में बता देनी चाहिए थी कि बेहद लंबी कहानी है। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों किरदार से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कहानी में किरदार बढ़ते चले जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये कहानी अभी तक आपने देखी है तो इसका एंड पार्ट भी देखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नितिन क्या ऐसा होता है, चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि कितना होता है और किस हद तक हो सकता है। यहाँ विपिन और मंजू की शादी कंप्लीट होती है, बहुत सारे वाद विवादों के बाद भी अच्छे से फेरे हो जाते हैं। और पंडित जी जो कि उतारा कर रहे थे, जो भी इनके पास नेगेटिव एंटिटी आकर बैठ गई है, उसके लिए वो नहीं हो पाई। अब यहाँ से सभी लोग सुबह सुबह जब विदाई हो रही थी तो एकदम से मंजू क्या कहती है अपनी मम्मा से कि मुझे भूख लग रही है और मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो सकती है, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ ने कहा कि बेटा 10-5 मिनट में तो विदाई होनी है, तूने जब दूल्हे जी के साथ खाना खाना था उस वक्त खाना नहीं खाया था? नहीं मम्मा, उस वक्त सिर्फ मैंने और इसने रसगुल्ला खा लिया। अरे इसने ऐसे मत बोला कर, तू दोस्त नहीं है, इसकी शादी हुई है, तेरे तो पति है ने, थोड़ा मतलब मान सम्मान के साथ बात कर। अब हम दोनों से ऐसा हो नहीं पा रहा है कि हम आप जनाब करके बात करें, वो भी मुझसे ऐसे ही करता है बात। अरे मेरे सामने बोल रही है लेकिन अपने घर में जाकर मत बोलियो। पता लगा विपिन जी की मम्मा के सामने बोल रही है कि अरे तू क्या खाएगा बता दे, ये मत करियो। अच्छा ठीक है, पहले एक थाली लगवा दो ना, भूख लग रही है। तो माँ ने कहा कि मंजू एक काम कर, विपिन को भी बुला देती हूँ और तुम दोनों बैठकर थोड़ा कुछ खा लो। हाँ ये ठीक रहेगा। अब सभी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, बिटिया को भूख लग रही है तो पहले खाना खा ले उसके बाद चलेंगे। विपिन आया मंजू के पास, क्या हो गया, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन भूख लग रही है। वो हंसकर कहता है अरे तो एक काम करना, पहले खाना खा ले, मैं भारी हूँ। नहीं नहीं सुन सुन, तू भी बैठ जा, तूने भी तो कुछ नहीं खाया ना, मेरे को यार भूख सी नहीं है, तू खा ले। नहीं नहीं तू भी बैठ मेरे साथ, तूने भी सिर्फ एक रसगुल्ला ही खा रखा है और तू बता रहा है कि घर का जो डिस्टेंस है 3-4 घंटे का है तो बीच में भूख लगेगी ना, खा लेते हैं। अब विपिन भी बैठ गया। यहाँ सिस्टर इन लॉ हैं, वो मजाक करने लगी कि भाई हम जीजू को तो नमक वाली खीर खिला देंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। मजाक मस्ती चल रही थी, वो सब कुछ बहुत बढ़िया था। यहाँ दोनों के लिए एक प्लेट लग कर आती है कि आप दोनों खाना खाइए। गरम गरम रोटियाँ निकाली गई, भाई दूल्हे साहब खाना खा रहे हैं। तो मंजू और विपिन दोनों खाना शुरू करते हैं। मंजू को नहीं समझ आ रहा और मंजू ने एक बड़ी अजीब सी बात बोल दी, ये गर्मा गर्म है जो सब्जियां हैं, ठीक है, रोटी भी और जो खीर परोसी गई है सब कुछ। मम्मा 1 मिनट इधर आना। हाँ मंजू, अरे मेरे को तो आप चलो जैसे तैसे दे रहे हो, अरे विपिन को आप खाना दे रहे हो, कम से कम इसे गर्म तो करवा लेते। कटोरियों में से धुआं निकल रहा था।
माँ ने मंजू को देखा कि मजाक कर रही है क्या, गर्म ही तो है ये सब्जी और रोटी वगैरह सब। माँ मैं मतलब झूठ बोलूँगी, ये आपको गर्म दिख रही है। उसने सब्जी पर कटोरी पर मुंह लगाया और एकदम पी कर दिखा दिया। कहाँ से गर्म है, और ये खीर बिल्कुल ठंडी। एक काम कर मंजू, थोड़ा जो तुझे खाना खा ले, कोई बहसबाजी मत कर, यहाँ सीन क्रिएट हो जाएगा 1 मिनट में। विपिन ने पूछा कि क्या हो गया मंजू, सब ठीक है? हाँ विपिन, सब ठीक है। अब यहाँ इन्होंने जब रोटी खानी शुरू करी, मंजू की रोटी एक्स्ट्रा होती जा रही थी और ये खा नहीं रही थी, निगल रही थी। जब 16-17 रोटियाँ हो गईं और मंजू खाए जा रही थी, रुक नहीं रही थी, तो विपिन ने अपनी प्लेट साइड करी और सबसे पहले बाहर की तरफ देखने लगा कि पंडित जी किधर हैं। ये पंडित जी के पास आया और पंडित जी को तुरंत बताया कि पंडित जी 4-5 रोटी तक तो ठीक था, लेकिन मैं ना मजाक मजाक में ऐसे ही उसके साथ गिनने लग गया। वो सिर्फ मुस्कुरा रही है और रोटी खा रही है, बात ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। 18-19 रोटियां हो चुकी हैं और अभी भी खा रही है। उसकी मम्मी भी उसे टोक चुकी हैं कि बेटा क्या कर रही है। पंडित जी ने इधर उधर देखा और फिर चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एक ऐसा पेड़ है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, नीम, उन्हें नीम दिखा। उन्होंने कहा बेटा जा और ये शेरवानी का जो ऊपर तूने वो पहन रखा ना दुपट्टा, इसे हटा दे और इसे गाड़ी में रख दे, ये इलझ सकता है, लग सकती है। और एक बड़ा सा नाला था, उसके पास कोई ग्राउंड के कॉर्नर पे ये नीम का पेड़ लग रहा था। किसी को बोलकर इसे एक छोटी सी टहनी तोड़वा और मेरे पास ला। इसने ऐसे ही करा। लाने के बाद इन्हें पत्ते वगैरह दिए गए। इन्होंने कुछ पत्ते निकाले, कुछ पढ़ा और बोला कि इसे पानी से धुलवा के इसके 2 पत्ते, मतलब जो जैसा हुआ एक एक चीज़ वैसी बता रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये किस लिए किए जाते हैं। 2 पत्ते सिर्फ, मतलब जो पूरी उन्होंने निकाली थी उसमें होंगे छोटी छोटी, अगर पत्तियाँ देखी जाएँ तो करीब 20-25। बाकी जो पत्तियाँ हैं जिस गाड़ी में तुम बैठोगे उसमें डाल के आओ और सिर्फ 2 पत्ती उसके माथे से छुआकर उसको किसी तरह से खिला लेना, जैसे मर्जी कर लेना। या एक काम करो, उसको बहुत छोटे छोटे से पीस करो, पानी में डाल दो और उसे पानी पिला देना। ठीक है पंडित जी। और विपिन ने सेम वैसे ही किया जैसे पंडित जी ने बताया। और ये घर में किसी को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, मतलब चोरी छुप के टाइप काम हो रहा था। विपिन ने बाकी जो पत्ते थे 2 पत्ते हटाकर बाकी पत्ते जितने भी थे सब अपनी गाड़ी में जिसमें जाने वाला था उसमें पैरों की तरफ डाल दिए। अब 2 जो नीम की पत्तियां थीं उसके सिर से जैसे तैसे करके इन्हें छुआ ली, ठीक है, बात करते करते। और उसके बहुत छोटे छोटे से पीस करने के बाद एक गिलास में, मतलब आधा सा पानी गिलास था, उसमें डाल दिए। डालने के बाद उसे कुछ देर तक ऐसे ऐसे हिलाया और उसने कहा कि अरे पहले पानी पी ले। मंजू ने उसकी तरफ जब देखा तो हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन जो हंसी आई वो ऐसा लग रहा था कि मंजू के साथ किसी और की भी हंसी है। जैसे ही ये मंजू ने पानी पिया, पीने के बाद एकदम पेट पे हाथ लगाकर बोलती है, अरे मेरे पेट में बड़ा अजीब सा पेन होना शुरू हो गया। विपिन हंसकर कहता है कि अगर 20-25 रोटी खाएगी तो दर्द तो होगा ही ना पेट में। खाना कम खाना या ज़्यादा खाना दोनों ही सेहत के लिए ख़राब हो जाता है। और तू कर क्या रही थी? मंजू कहती है कि तू पागल हो गया है, 20-25 रोटी, 2 से ज़्यादा मैं रोटी नहीं खा सकती। और मुझे तो मैं बताऊँ पेट में दर्द हो रहा है अलग बात है, लेकिन भूख लग रही है। मम्मी आ गई और मम्मी उस वक्त 3-4 रोटियाँ लेकर आई थी। मंजू क्या हुआ? मम्मी पेट में। अरे मैं तेरे को कम से कम 10 बार टोक चुकी हूँ, तू कर क्या रही थी? बार बार बोले जा रही है भूख लग रही है, खाना चाहिए, भूख लग रही है, और तेरी रोटी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जो बना रहा है ना वो ये पूछ रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ ही बैठे हैं या कोई बारात बैठ गई है खाने के लिए। तू ऐसे खाना खा रही थी जैसे सच में कोई बारात आई हो तेरे साथ। ये जो अम्मा बोल रही है ना बार बार, मतलब मंजू की जो मम्मी है बार बार बोल रही है ना कि बारात आई है तेरे साथ, बारात आई है तेरे साथ। हाँ, इसके साथ कोई एक चीज नहीं है, पूरी बारात है। और पंडित जी जिसको देख रहे हैं वो सिर्फ अभी एक ही दिख रहा है। अब बारात में तो खाना ज़्यादा ही खाया जाता है ना, बारातियों का आप हाथ रोक थोड़ी ना लोगे। मंजू यहाँ पेट में दर्द हो रहा है तो उसे जो भी वहाँ पर उस वक्त कर पाए घोल पिला दिया। गाड़ी में आकर जब बैठने वाली थी तभी वापस बाहर आती है, कहती इस गाड़ी में नहीं जा रही, दूसरी वो जो पीछे खड़ी है ना गाड़ी उसमें चलेंगे। पंडित जी ने इशारा कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत कुछ करने के बाद इस गाड़ी में ये पत्ते डलवाए और उतनी देर से उन्होंने पाठ ही किया है। वो सिर्फ पत्ते ऐसे ही नहीं डाल दिए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी। मंजू ने मना कर दिया। अब सोचिए, मतलब जो गाड़ी सजी खड़ी है सामने है, जो दुल्हन और दूल्हे के लिए तैयार करी गई है गाड़ी, उसमें ना जाकर दूसरे में जाना है। विपिन ने कहा कि मंजू क्या हुआ, इसमें कम से कम कंफर्टेबल तू बैठ जाएगी आराम से और
बाकी सब लोग एडजस्ट हो चुके हैं, सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं, अब तू कह रही है कि पीछे वाली में बैठना है ना। इस गाड़ी में ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तुझे नहीं आ रही? नहीं, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। मंजू भाई साहब इस गाड़ी में ना बैठे। इसकी मम्मी आ गई, बोलती हैं कि क्या कर रही है ये, और ये ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी सी उम्र का बात कर रहा हो। कुछ कुछ शब्द इसके अपने थे नहीं, साफ पता पड़ रहा था, क्योंकि पढ़े लिखों का जो हिसाब किताब होगा, या मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे स्टेट चेंज होता है, हल्की हल्की भाषा चेंज हो जाती है, हल्का सा टोन, आवाज़ का टेक्सचर चेंज हो जाता है ना। यूपी साइड हल्का सा ऐसे है, दिल्ली साइड ऐसा हो गया, मुंबई साइड जाओगे तो थोड़ा अलग हो गया, गुजरात में, ये मैं उनके लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहा कि मराठी, गुजराती, हिंदी, ना, उनका टोन टेक्सचर जो होगा ना, या चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होगा वो चेंज हो जाता है। हरियाणा में ही देख लीजिए, बहुत सी चीज़ है, कित जा रो है या कित जा रहा है। अब यूपी साइड चले जाओगे कहाँ जा रहा है, और दिल्ली में थोड़ा सा उसमें हल्का सा एक्सेंट डाल देते हैं, मतलब ये सब चीज़ें मानते हो ना। तो ये जो मंजू है, इसके वॉइस टोन में, आवाज़ में, टेक्सचर में, और इसके चॉइस ऑफ वर्ड्स में जो इस्तेमाल करने हैं शब्द बात करने के लिए, उनमें फ़र्क आ चुका था। बहुत समझाने के बाद भी ये इस गाड़ी में नहीं बैठ रही। पंडित जी की तरफ देखकर बोलती है, क्या नाम है तेरा? पंडित जी ने विपिन से बोला। इसने पहचान लिया। उसके पास आकर धीरे से बोलते हैं, विपिन, मंजू के साथ कोई चीज़ है, और अब यहाँ से वापस विवाह स्थल में अंदर जाएंगे और मैं पूजा पाठ करूँगा तो देर हो जाएगी। जैसा जो कर रही है इसे करने दो, घर तक पहुँचने दो, उसके बाद सोचेंगे। इस गाड़ी में बैठी ही नहीं भाई साहब, ये जो इसके साथ बारात है वो भारी पड़ रही है, और भारी पड़ेगी क्यों नहीं। जो पंडित जी बता रहे हैं तुम उसे कर नहीं रहे। घर से कहा था ना कि कुछ चीज़ें करके चलनी है, नहीं करी। पंडित जी को विपिन और मंजू पे जो संकट है, प्रेत बाधा वाला, वो इनकी शादी से पहले दिख गया था, उसका सॉल्यूशन भी कर दिया था, लेकिन ये लोग वो कंटिन्यू किए ही नहीं। खैर, मंजू की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली, अब बाकी सब एडजस्ट हुए और गाड़ियां यहां से निकल गई। ये आराम से घर तक पहुंचे हैं, बीच में कोई इशू नहीं हुआ। जिस गाड़ी में विपिन मंजू है, उसी गाड़ी में आगे पैसेंजर सीट पे पंडित जी बैठे थे कि अगर बाई चांस कोई चीज़ बिगड़ी तो मैं उसे संभालने के लिए यहाँ उपस्थित होना चाहिए, वरना देर भी हो सकती है। मंजू ने जब तक घर पहुंची है लगातार पंडित जी को एक टुक देखती रही, और ये चीज़ विपिन ने नोटिस करी है। उसे बुरा लग रहा था इस आदमी का गाड़ी में होना। मंजू ने एक बात बोली थी विपिन को, मैं इस कहानी के इसी पार्ट में ये बात आपको बता रहा हूँ, कि अगर वो आगे ना बैठा होता ना, तो तुझे, तेरी पत्नी को उसी दिन चाप जाते हम। सुना? अगर वो ना बैठा होता आगे, तो तुझे और तेरी पत्नी को, कौन बोल रहा है? मंजू। ना 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 ना, मंजू के माध्यम से जो बोल रहा है कि तुझे और तेरी पत्नी को उसी दिन खा जाते हम। इनके साथ आपको क्या लग रहा है? ये आराम से घर पहुंच गए, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। घर में तो अभी बहुत सारे काम होने हैं, नई दुल्हन आई है, रीति रिवाज है, उसके बाद का समय है ना। घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी, इनके नए जीवन की शुरुआत होगी। अब बारात के बारे में भूल गए क्या, जो इसके साथ घर तक आई है? आपको पता है, जब दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंच रहे हों और बीच में कोई नदी पार होती हो, तो उसके लिए ध्यान रखा जाता है। पंडित जी ने उस चीज़ का ध्यान रखा था। जब नदी पार हो रही थी तो पंडित जी ने उस नदी में चलते हुए, आप बूरा कहो नमक कहो, मतलब इन दोनों के नाम का कुछ छोड़ते हुए चल रहे थे, हल्के से हाथ से ऐसे ऐसे रिश्ता हुआ चल रहा था। लेकिन ये लोग अब यहाँ घर आ गए है ना, यहाँ अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। और ये कहानी मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी लंबी है, तो इसके ना कुछ पार्ट्स ज़्यादा हैं, और बहुत तसल्ली से सुना रहा हूँ। कहानी में कोई आपको डरावने चेहरे वीडियो वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे आप और हम कभी मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ऐसे ही करेंगे, है ना। तो मैं वैसे ही सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और कहानी मेरी पसंद आई हो, सुनाने का तरीका ठीक लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। तो मेरी जो नेक्स्ट कहानी आएगी वो आप तक मैं ठीक टाइम और ठीक तरह से नोटिफाई कर पाऊँगा।
लाइक करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करिएगा, ये भी रिक्वेस्ट है। और कमेंट करे बिना आज नहीं जाना आपको। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।